रास्ते में बहुत सारे लोग पूरी सब्जी वगैरह नहीं बांट रहे होते हैं, कभी देखा है ऐसा? उस लाइन में अगर तुम लगे हो तो जितना सबको मिल रहा है उतना तुम्हें भी मिलेगा। मान लो अगर सपोज करो वैसे कि उस लाइन में 3 पूरी और सब्जी मिल रही है, तो सबको 3 पूरी और सब्जी मिलेगी। मतलब यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, 3 लोग सीरीज में लगे हैं ना, एक ही लाइन में लगे हैं, और जब सीरीज में लगते हैं तीनों लोगों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ये तभी बराबर होगा जब पहले से सारे कैपेसिटर अनचार्ज होंगे या फिर इक्वली चार्ज होंगे। तुम्हें ये पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। और याद ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है स्कूल के लिए, जो खास करके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं ना, हाँ उसमें आता है। और बोर्ड में ना, तुम बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, मैंने साइन कन्वेंशन की बात बोली थी और मैंने उसमें शायद लिखवाया था आई थिंक, कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो उसे पॉजिटिव साइन से लेना है, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो उसे नेगेटिव साइन से लेना है। ये था ना? क्यों भाई, कुछ यही था ना कि कुछ और था? शुभांगी, क्या बोला था मैंने? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी किसी को? सानवी, आवाज नहीं आ रही है? तो क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में? लिख लो। अच्छा चलो लिखना शुरू करो, लिखो। लिखो, इफ पोटेंशियल इंक्रीजेस टेकन एज पॉजिटिव, पोटेंशियल इंक्रीजेस टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस टेकन एज नेगेटिव। ध्यान दो, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसको प्लस साइन से लेना है, और अगर पोटेंशियल घटेगा तो उसे किस साइन से लिखना है? माइनस साइन से लिखना है। समझ में आई बात? हाँ, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ना हम बैटरी के लिए बात कर लेते हैं, सेल के लिए। सेल में क्या होता है बच्चे, सब लोग ध्यान से देखना। शायद जानते होगे, याद होगा तुम लोगों को कि सेल कुछ ऐसा होता है, इसमें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है ना, उसको हम पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। याद है भाई सबको? बड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लेट। और छोटी लाइन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्लेट। ठीक है। इसका ईएमएफ होता है एक। ईएमएफ एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ईएमएफ हो गया ई। इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी। अगर किसी भी सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ और उसको अगर हम सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं, तो जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो मांगे देखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे वी ए। देखो ए पॉइंट से चले, हमें इस बैटरी को पार करना है। बैटरी को कैसे पार करेंगे? सेल को कैसे पार कर रहे हैं? सेल को क्रॉस करने के लिए हमें पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाना है, मतलब बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे जाना है। बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा सानवी? भाई प्लस से माइनस पे आ रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास अभी 2,000 रुपए हैं और कल के डेट में तुम्हारे ऊपर 1,000 रुपए का कर्जा आ गया है, डेप्ट है, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं सानवी? कम हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पर भी देखो, प्लस से माइनस पे जाओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? म, हाँ, मतलब ये ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। और ड्रॉप को किस साइन से लिखना है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे इसमें? माइनस ऑफ ई। समझ में आया? आकृति क्लियर हुआ ये चीज? इसको क्रॉस करके कहां पहुंच गए हम? अरे भैया, इसको पार करके किस पॉइंट पे पहुंच गए? बी पॉइंट पे आ गए ना, तो इक्वल टू लिखोगे वी बी। देखो तो यहां से क्या निकल के आया? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई। कोई कंफ्यूजन किसी को? निकुंज, तुम समझ में आया बेटा तुमको? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़े। ये वैश्विक नाम का प्राणी बड़े दिनों बाद दिख रहा है। अरे वैश्विक, अरे लखनवी नवाब कहाँ थे भैया? बड़े दिनों बाद दिख रहे हो तुम। बेटा लिंक उनको कुछ ना चेंज हुआ है, लिंक तो वही है। ये
ये तुम लखनऊ वाला अंदाज ना। तो तुमने एक बार भी मैसेज क्यों नहीं डाला कि सर मेरा लिंक मेरे को मिल नहीं रहा है? ग्रुप में तो डालना चाहिए ना। पापा के राज में रह के तो मैं गड़बड़ा रहे हो है। चलो कोई बात नहीं। अभी तो हम आगे बढ़ गए हैं वैश्विक। थोड़ा बहुत तो शायद पढ़ा है कि नहीं, हल्का फुल्का इधर हाल हाल फिलहाल कुछ। चलो फिर तो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो सब लोग ध्यान से देखना भाई, निकुंज बेटे तुम भी देखना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये साइन कन्वेंशन हम सीख रहे हैं वैश्विक, उसके लिए क्रिस्टॉस वोल्टेज लॉ का, ठीक है। और क्रिस्टॉस, हाँ, क्रिस्टॉस वोल्टेज लॉ में अगर हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा है तो उसको हमें प्लस साइन से लिखना है, और ड्रॉप को माइनस साइन से लिखना है। तो मैं अभी बैटरी के बारे में बता रहा था कि अगर हम सेल को सर्किट में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ए से बी जाएंगे तो इसको लिखोगे वी ए। बैटरी को पार करना है, बैटरी पार करने के लिए हमें प्लस वाली लाइन से माइनस वाली लाइन पे जाना है, बड़ी लाइन से छोटी लाइन पे जाना है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जाना है, मतलब पोटेंशियल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप को माइनस साइन से लिखना है। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे माइनस ई, इक्वल टू कहां पहुंच गए, वापस बी पॉइंट पे आ गए, ठीक है। ठीक है, बी पॉइंट पे आ गए। और दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर कोई गारंटी तो है नहीं कि हम ए से बी ही जाएंगे। भाई किसी को ये भी तो लग सकता है कि सर सर्किट में हम बी से ए की ओर भी तो आ सकते हैं, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। तो अगर हम बी से ए आते हैं तब क्या होगा, समझो ध्यान से, मैं इसको भी करके दिखा रहा हूं। अगर हम बी से ए आएंगे तब क्या होगा। देखो भाई बच्चा पार्टी, क्या लिखेंगे सबसे पहले, वी बी, बैटरी पार करो, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाना है, बताओ पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई। हाँ, इंक्रीज हो रहा है ना, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे जा रहे हो। अमीर आदमी से, सॉरी, गरीब आदमी से अमीर आदमी बन रहे हो, बताओ क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और गेन हो रहा है, और गेन को किस साइन से लिखना है, पॉजिटिव साइन से। तो क्या लिखोगे इसमें, प्लस ई। कहां पहुंच गए, कहां पहुंचे, बी पॉइंट पे। तो क्या लिखोगे इसको, सॉरी ए पॉइंट पे क्या लिखोगे, वी ए। और जब तुम इसको फिर वापस सॉल्व करोगे तो देखो यही चीज निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे तुम ए से बी की ओर जाओ, चाहे बी से ए की ओर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कन्वेंशन में फाइनली जो रिजल्ट आना है, जो इक्वेशन बननी है ना, वो सेम ही बनेगा। निकुंज बेटा तुम बताओ, समझ में आया, कोई डाउट है इसमें कहीं पे, जल्दी बोलो निकुंज। हाँ गुड। और सुनो सेकंड देखो, अगर मैं बोलूं कि ये तो सेल का हो गया, कैपेसिटर में भी तो कुछ ऐसा ही कहानी होगी। हम कैपेसिटर का चेक करते हैं, कैपेसिटर में क्या होगा, समझते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है कि कुछ ऐसा हो गया, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, कैपेसिटेंस है सी, इस पे है प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस होता है, ये तो याद है। एक बात बताओ भाई, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होता है, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है, याद है। आकृति याद है बच्चे। तो जरा बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अरे बोलो, क्यू बाई सी। वी इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई सी। मानवी समझ में आया तुमको, गुड। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसमें ए से बी जाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल लिखना है। कहोगे सर इसको आपने लिखा ही क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो अगर हम ए से बी की ओर आते हैं भाई, जरा देखो तो क्या लिखेंगे, सेम जैसे उसमें लिखा था, लिखो इसमें वी ए, कैपेसिटर पार करो। कैसे पार करेंगे, इस बड़ी वाली प्लेट से, मतलब प्लस वाली प्लेट से माइनस प्लेट पे जाओगे, प्लस से माइनस पे जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस से माइनस पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। और घटेगा तो किस साइन से लिखना है भाई, नेगेटिव साइन से, माइनस साइन से लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस, कितना पोटेंशियल घटेगा, क्यू बाई सी। तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस क्यू बाई सी। कहां पहुंच गए कैपेसिटर पार करके, अरे भैया कैपेसिटर पार करके कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे। तो इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बी। क्या निकल के आया यहां से, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ गया भाई। अरे बोलो यार, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो कुछ, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो कहो।
क्या आएगा भाई, क्यू बाई सी। आकृति क्लियर हुआ? अच्छा, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना भाई कि एक बात बताओ सर, हम बी से ए भी तो जा सकते हैं, क्यों? क्यों बी से ए भी तो जा सकते हो ना? ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि हम हमेशा ए से बी जाएंगे, बी से ए भी जाएंगे। तो बी से अगर ए की ओर गए तो क्या लिखेंगे, बी बी प्लस क्यू बाई सी। वेरी गुड। क्यों ऐसा हमने बोला? क्योंकि वेरी गुड, नेगेटिव प्लेट से हम पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। और बढ़ेगा तो किस साइन से लिखना है, प्लस से। कहाँ आ गए भाई, पार करके वापस बी ए पे आ गए। इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे तो यही सेम रिजल्ट आ गया। मैं बस ये बता रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे तुम लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, वैल्यू सेम आती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। इशिका बेटा तुम बताओ, समझ में आई ये बात? पारिमय, सानवी, बोलो भाई। आकृति, हाँ अंशिका है कि नहीं, कि गायब है? अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दिया ना तुम, इसलिए। ये बात भी सही है। वैश्विक, क्लैरिटी है थोड़ा पहले से बेहतर? वैश्विक, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है? हम्म, चलो अच्छी बात है, गुड। हम आगे बढ़े हम लोग। निकुंज, कुछ पूछना है इसमें? अभी हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस वाला भी देख ही लेते हैं ना, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस भी तो आता रहता है ना बीच बीच में। अगले चैप्टर में तो वैसे भी पूरा रजिस्टर आएगा, तो हम जब कन्वेंशन निकाल ही रहे हैं तो उसके लिए भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, हमने सेल का पढ़ लिया, कैपेसिटर का पढ़ लिया, हम रजिस्टर का भी पढ़ लेते हैं। देखो भैया ध्यान से, थर्ड है तुम्हारा रजिस्टर। इसमें क्या कहानी है इसको समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डाउट ना रजिस्टर वाले में ही होता है बच्चों को, क्योंकि हर जगह ना स्कूल वगैरह में भी डिफरेंट बता देते हैं। हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे, गेन को प्लस, ड्रॉप को माइनस से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे पहले इसको समझते हैं। हाँ तो कुछ नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ये हो गया रजिस्टर, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इसका रेजिस्टेंस है आर। चलो भैया हम मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। ओम साहब ने एक नियम दिया था, V इक्वल टू आई ए आर, याद है? इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, आई इंटू आर। याद रहेगा? बोलो भाई, किसी को कुछ दिक्कत? हाँ, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा एक बात ना सब लोग दिमाग में डाल लो, कि जो करंट होती है निकुंज, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है, ये रूल है। करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है हमेशा? वेरी गुड। एक बात बताओ, इस डायग्राम में इस फोटो के हिसाब से निकुंज करंट किधर से किधर जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट? तो जरा बताओ, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पॉइंट का? वेरी गुड। हम एक काम करते हैं, हम लोग भी ए से बी की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रहे हैं। हम भी ए से बी चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा ये है। चलो लिखो, तो क्या लिखोगे, वी ए। रजिस्टर को पार करना है वैश्विक, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा आई इंटू आर का, प्लस लिखेंगे माइनस लिखें? क्यों माइनस लिखें भाई? बिल्कुल, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है। हम ज्यादा पोटेंशियल से कम पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल घट रहा है, और घटेगा तो कुछ साइन से लिखना, माइनस से। तो क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू आर। समझ में आया? आकृति क्लियर हुआ? कहां पहुंच गए रजिस्टर पार करके? हाँ, इक्वल टू वी बी। तो बताइए भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया भाई, आई आर। वैश्विक तुम बताओ बेटा, समझ आया? अच्छा, मन में आ रहा होगा ना, लड्डू फूट रहा होगा कि हम बी से ए जाएंगे।
क्या लिखें भाई? तो क्या लिखेंगे? वी बी प्लस आई आर। क्यों प्लस लिखा हमने? बिल्कुल सही बात है, हम बी से ए जा रहे हैं, बी का पोटेंशियल कम है, ए का ज्यादा है, हम मतलब कम पोटेंशियल से ज्यादा पे जा रहे हैं, मतलब हम गरीब आदमी से अमीर आदमी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पैसे बढ़ रहे होंगे मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा होगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसको किस साइन से लिखना है? प्लस से। प्लस आई आर इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? वी ए। कमाल की बात है कि यहां से भी यही वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। मैं बस ये बता रहा हूँ बार बार लिख करके कि चाहे तुम लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता। भाई वही बोलो, राम बोलो, रहीम बोलो, अल्लाह बोलो, बात एक ही है, एक ही भगवान को सब बुला रहे होते हैं। क्यों वैश्विक? हाँ बिल्कुल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी वही है, चाहे लेफ्ट से राइट जाओ राइट से लेफ्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज रहती। कोई डाउट कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ? तो वांगी कुछ कहना है? तो आगे बढ़े हम लोग। अब हम वापस आ जाते हैं वहीं पे, कहाँ पे छोड़ा था हमने पिछले क्लास में? बोलो भाई, कहाँ छोड़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे, याद है कि भूल गया? आप भुला जा रहे हैं सब। चलो वापस आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या चीज है भाई? सब लोग ध्यान से देखना। ये एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ज्यादा भी हो सकते हैं, हम तीन ही लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर हमने जोड़ दिए हैं, C1, C2, C3। इनका इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे 10th क्लास में तुमने रेजिस्टेंस का निकालना था ना, वैसे ही कैपेसिटर का भी निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट का मतलब पहले समझ लो, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या मतलब है, जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो सपोज करो कि आकृति डिनर में 2 रोटी खाती है, और मान लेते हैं कि वैश्विक डिनर में 3 रोटी खाता है। तो अगर मैं बोलूं कि इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं अंशिका है, वो अकेले 5 रोटी खाती है। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि जो अंशिका का वेट होगा जोड़ करके आकृति और वैश्विक के बराबर हो जाएगा, या अंशिका का जो इंटेलिजेंस लेवल होगा इन दोनों के सम के, मतलब कोई भी चीज ना मैच नहीं करती, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैच कर रही है, वो है रोटी खाने वाली। यहां पर भी वही बात है कि ये तीनों कैपेसिटर हटा दो, और तीनों कैपेसिटर हटाने के बाद एक ही बंदा लगा दो ए और बी के बीच में, और ये उतना ही इफेक्ट प्रोवाइड करे जितना कि ये तीनों लोग मिलके कर रहे थे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इन तीनों को हटा दो, रिप्लेस कर दो इस अकेले बंदे से जिसकी वैल्यू है सी इक्विवेलेंट। तो तुम्हें ये बताना कि जो थर्ड वाला बाहर वाला बंदा आया है, या जो इन तीनों को हटाने के बाद आया है, वो कितना है, कितनी वैल्यू का है, कितने कैपेसिटेंस का, इसी को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। आकृति समझ में आई है बस? हाँ अब सुनो ध्यान से। हाँ, कभी लंगर में तुम लोगों ने खाना खाया है? बारे में नहीं गया होगा। आकृति, गए हो कभी लंगर वगैरह जैसी जगह पे? आया है, गुड। अरे कभी कभार ऐसा नहीं होता, देखा होगा तुमने, तुम लोगों ने, कि रास्ते में बहुत सारे लोग पूरी सब्जी वगैरह नहीं बांट रहे होते हैं, कभी देखा है ऐसा? निकुंज, देखा है कभी पूरी सब्जी बांटते हुए? उस लाइन में अगर तुम लगे हो तो जितना सबको मिल रहा है उतना तुम्हें भी मिलेगा। मान लो अगर सपोज करो वैसे कि उस लाइन में 3 पूरी और सब्जी मिल रही है, तो सबको 3 पूरी और सब्जी मिलेगी। लेकिन किसी किसी को ज्यादा भी तो हो सकती है। ज्यादा कैसे होगी? अगर उसने एक आध 2 पूरी पहले से ही चुरा रखी है, ऐसा पॉसिबल है ना? मतलब यहां पर भी कुछ वैसे ही है, 3 लोग सीरीज में लगे हैं ना, एक ही लाइन में लगे हैं, और जब सीरीज में लगते हैं तीनों लोगों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ये तभी बराबर होगा जब पहले से सारे कैपेसिटर अनचार्ज होंगे या फिर इक्वली चार्ज होंगे। कहने का मतलब ये समझो कि जैसे लाइन में 3 लोग लगे हैं या 4 लोग लगे हैं, सबको 3 3 पूड़ी दी जा रही है, तो अगर पहले से उनके पास कोई पूड़ी नहीं है तो उनको 3 3 पूड़ी ही सबके पास मिलेगी। हाँ वो अलग बात है कि अगर किसी ने चुरा रखा होगा पहले से, या पहले से ही रख रखा होगा, तो उसके पास पूड़ी की संख्या बढ़ जाएगी। निकुंज समझ में आया?
तो इसका मतलब ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है सब पे सेम रहता है। कब तक, क्या कंडीशन है उसके लिए, उसके लिए शुरू में चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर बराबर बराबर चार्ज होना चाहिए, मतलब पहले से दो दो पूरी सबको दे रखा है। वैश्विक समझ में आई बात? तो इसको लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखो इसमें, देखो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, charge on each capacitor in series combination is same, charge on each capacitor in series combination is same, ठीक है, provided provided all capacitors are uncharged, provided all capacitors are provided all capacitors are uncharged, uncharged or equally charged, और इक्वली चार्ज इनिशियली, मतलब या तो सारे कैपेसिटर पहले से ही अनचार्ज होंगे या फिर इक्वल चार्ज होंगे, तभी इन पे चार्ज सब पे क्या आएगा, सेम आएगा। इशिका समझ में आई ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे क्यू चार्ज आया है, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पे क्यू चार्ज आया है तो इस पे भी क्यू रहेगा, इस पे भी क्यू रहेगा, समझ में आया? हाँ बोलो स्वागी। हंसिका नेटवर्क खराब है, हंसिका तो यहीं पे है, उसके यहाँ बारिश हो रही है। चलो तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा कि मैं रिकॉर्डिंग को डालूं कैसे। चलो कोई बात नहीं, वो कर देंगे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं करूंगा उसका कुछ जुगाड़, क्योंकि निकुंज बेटा तुमने वो दे दिया आपने पेन ड्राइव घर पे, दे देना यार, ठीक है। चलो इसको देखो, तो मैं ये कह रहा था कि ये पहले बताओ, ये चार्ज सब पे समझ में आया, तीनों पे बराबर, वैसे क्लियर हुआ है चार्ज तीनों पे सेम, वैश्विक, तो एक बात बताओ हाँ उतना ही चार्ज तो यहाँ भी रहेगा ना भाई। अब सुनो, हम करते क्या, वही क्रिस्टॉफ लॉ लगा देते हैं, स्कूल में तो खैर डायरेक्ट भी लिख देते हैं, लेकिन हम क्रिस्टॉफ लॉ लगा देते हैं, कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। एक काम करो, ए से बी चलो तो जरा, जब हमने क्रिस्टॉफ लॉ सीखा है तो उसका यूज कर लेते हैं। चलो लिखो ए से बी, चलो जल्दी से लिखो, क्या लिखेंगे भाई, कौन बोलेगा, जल्दी बोलो, वी ए, पहला कैपेसिटर पार करो, माइनस क्यू बाई सी वन, वेरी गुड, अगला कैपेसिटर पार करो, माइनस क्यू बाई सी टू, नेक्स्ट माइनस क्यू बाई सी थ्री, तीनों कैपेसिटर पार हो गया, कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बी, देखो तो भाई यहां से क्या निकल के आ रहा है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू कॉमन हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो गया पहला रिश्ता, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। निकुंज समझ में आया चीज? अच्छा निकुंज बेटा बताओ, ये वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें तो बताओ, वी ए माइनस वी बी क्या लिखेंगे, आकृति तुम बोलो तो जरा, यहाँ ए से बी जा रहे हैं, जल्दी बोलो क्या लिखें इसमें, हाँ वी ए माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी, ठीक है। क्या आया यहां से, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/C इक्विवेलेंट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अरे सॉरी यार, अच्छा याद दिला दिया तुमने, वेरी गुड, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, ठीक है।
निकुंज समझ में आया चीज? तो एक बात बताओ, पहला और दूसरा रिश्ता मतलब रिलेशन दोनों दिखाई दे रहे हैं शुभांगी? फर्स्ट और सेकंड रिलेशन देख के क्या दिख रहा है कि वेरी गुड। तो हम उतना मेहनत नहीं करेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, तो लिखोगे यहाँ पे एक लाइन सीधे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। डायरेक्टली लिख देते यार, बार बार क्या लिखना। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c। देखो तो ठीक है। आकृति, इशिका, बोलो भाई, तुम लोग को समझ में आया? पारी में तुम बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? अच्छा सुनो, काम की बात, इसमें ना जानते हो एक छोटा सा दिक्कत है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं सब लोग। और होता क्या है कि जब सी इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, तो नॉर्मली लोग ना यही वाला फॉर्मूला तो सही लगाते हैं और ऐसे ही इसको सॉल्व करके छोड़ देते हैं। वैसे जानते हो, अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, हाँ इसका ना हमें रेसिप्रोकल लेना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। वो 1/c इक्विवेलेंट पे ही छोड़ दोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका फिर लास्ट में आकर के आंसर निकालने के लिए रेसिप्रोकल लेना जरूरी है, ठीक है? तानवी, समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो जल्दी से, क्या दिक्कत है बोलो। पक्का? इशिका, बताओ कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़े? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। निकुंज, वैसे तुम लोगों को कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। पहले तो फोटो बनाओ, फोटो बहुत जरूरी है। तीन कैपेसिटर यहां पर भी ले लेते हैं। ये है C1 C2 C3, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। वैसे समझ में आए पैरेलल? इन तीनों को हटाओ और इन तीनों को हटा करके ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, सी इक्विवेलेंट। समझ में आया? निकुंज बेटा तुम बताओ, समझ में आया? एक बात बताओ निकुंज, ध्यान से देखना, यहां से मान लो कैपिटल क्यू चार्ज आया, बैटरी वोटरी लगाएंगे तो आएगा ना चार्ज, तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। मतलब एक बाप की तीन औलादें थी, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी पहले वाले को मिल जाएगी, थोड़ी दूसरे वाले को मिल जाएगी, थोड़ी तीसरे वाले को मिल जाएगी। आकृति समझ में आया? तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, बटेगा तीनों में, बराबर बराबर बटेगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। घर में जैसे खाना बनता है आकृति, तो मान लो अगर तुम, मम्मी बना दी 5 रोटी या 10 रोटी बनाया उन्होंने, तो अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो तुम्हें 2 ही मिलेगा। भाई अगर 3 रोटी खाता तो उसे 3 मिलेगा, ठीक है? हाँ, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मिलेगा। वैसे ही बताओ, यहाँ से कैपिटल क्यू चार्ज जब दिया जाता है, तो C1 को कुछ मिलेगा, कुछ C2 को मिलेगा, कुछ C3 को मिलेगा, ठीक? अब मान लेते हैं C1 वाले को Q1 मिला है, C2 वाले को Q2 मिला है और C3 वाले को Q3 मिला है। याद ना, एक साइड प्लस होगा, एक माइनस, प्लस माइनस, ये तो बताया था मैंने, प्लस और माइनस होता है। तन्वी, समझ में आया बेटा ये चीज? अब ना एक रूल है, शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि पैरेलल में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। याद है वैसे? एक बात बताओ, इस बंदे ने अपने 3 बच्चों में सारी प्रॉपर्टी बांटी है, अगर उस तीनों को हटा के एक ही बच्चा हुआ तो
सारे एक ही को चला जाएगा। बताओ इसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, कैपिटल क्यू ने, तो ये सारा कैपिटल क्यू इसको मिल जाएगा। निकुंज समझ में आई ये चीज? गुड। अब एक बार लिखो जल्दी से, तुम लोग लिखो, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, across each capacitor in parallel combination, in parallel combination is same। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहां का वोल्टेज V है तो यहां का भी वोल्टेज V होगा, यहां का भी वोल्टेज V होगा, तो यहां का भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। वैश्विक क्लियर हुआ ये बात? तो यहां का चार्ज है Q1 Q2 Q3, तो बताओ Q1 क्या लिखेंगे भाई, Q1 इक्वल टू लिखोगे C1 इंटू V। इशिका ये समझ में आया? Q इक्वल टू CV होता है ना फॉर्मूला। Q2 क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बोलो तो। C2V। इशिका समझ में आया? पारी में समझ में आया चीज? Q3 क्या लिखेंगे, C3 इंटू V। अब बताओ इसमें कैपिटल Q क्या लिखोगे जी, इंटू V। सही है निकुंज बेटा, बताओ ये सारा बात क्लियर हुआ? एक बात बताओ, इस ये जो सारी प्रॉपर्टी यही तो तीन लोगों में बटी है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, कैपिटल Q इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो तो ठीक लिखा है मैंने? तो बताओ क्या लिखे हम इसमें, कैपिटल Q को लिखोगे C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, Q1 को क्या लिखोगे, C1 इंटू V प्लस C2V प्लस C3V। देखो तो ठीक है, V कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। क्या आ गया फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें कोई रेसिप्रोकल वगैरह नहीं करना है, ये सब कुछ ऑलरेडी है। हाँ भाई बच्चा पार्टी, शुभांगी बोलो, कोई दिक्कत? वैश्विक, आकृति, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? बोलो यार, कुछ तो बोलो तुम लोग। इशिका, सानवी, जहाँ पे दिक्कत हो पूछना होता है। निकुंज, डन, आगे बढ़े तो फिर क्वेश्चंस करो, देखते हैं। ठीक है भाई, वैसे क्वेश्चंस लिखना है। कल पहले हम आसान आसान क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे किसमें दिखाई दे रहे हो वैसे बाय द वे? ये सारे आइडेंटिकल हैं। दिख रहा है डायग्राम? शुभांगी दिखा? तो जल्दी से बताओ तो फिर इसका आंसर क्या आएगा सब लोग। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? वैसे बेटा जल्दी करो, क्विक। मुझे नहीं पता, तो मैं सॉल्व करूंगा मैं भी। बाकी इशिका, आकृति, बोलो भाई आकृति क्या रहा आंसर? ठीक है सब कुछ, चलो अच्छी बात है। देखो जी सारे बच्चे, निकुंज बेटा तुम्हारा आया क्या आंसर इसका? चलो देखो कैसे करेंगे ये समझना ध्यान से। इसमें ना तुम्हें सीरीज पैरेलल किसी को समझ में आ नहीं रहा होगा, इशिका नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या है, कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो इसका तरीका क्या है समझो ध्यान से।
एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है इशिका, ये वाला, इसको ना हम बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? जंक्शन। ठीक है। जंक्शन क्यों बोला मैंने इशिका? बिकॉज यहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं, बताया था मैंने ना। तो ये वाला इधर भी जा सकता है, इधर भी, और इधर भी आ सकता है। सिमिलरली ये पॉइंट भी क्या हो गया एक तरह से जंक्शन। ये वाला पॉइंट भी क्या है? जंक्शन है। ये वाला पॉइंट भी क्या है? जंक्शन है। इशिका समझ में आया? ये जितने भी जंक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबसे पहला काम यही होता है कि हम इनकी नंबरिंग करते हैं, मतलब इनको हम नाम देते हैं। कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दो। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, ये थोड़ा अलग सा है, इसको समझना। चलो मान लेते हैं इस जंक्शन का नाम मैंने रख दिया 1। ठीक है भाई? शुभांगी क्लियर हुआ ये चीज? अब सुनो, ये जंक्शन देखो यहां तार के थ्रू, वायर के थ्रू यहां जुड़ा है ना, देखो ये जुड़ा है ना भाई। बीच में कोई भी कैपेसिटर वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा। तो जो नाम इसका पड़ा है वही नाम इसका भी पड़ जाएगा। तो इसका नाम भी क्या करोगे भाई? 1। इशिका समझ में आई ये बात? उसके बाद देखो, ये जो पॉइंट है ये अलग है। कहोगे सर इसका नाम भी 1 रखते हैं? 1 नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जंक्शन ये आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो इसका नाम हम 1 नहीं रखेंगे। चलो इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम रखते हैं 2। सिमिलरली देखो, ये वायर के थ्रू यहां जुड़ा, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निकुंज हमने क्या करा, जितने भी जंक्शन थे सबको नाम दे दिया। निकुंज समझ में आया? अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है बच्चे, कि इसके बाद हम लोग करते क्या है कि ये जो जंक्शन नाम दे दिया है, अब हम सर्किट को नया बनाते हैं, नया ड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करना बोलते हैं उसे। कैसे कर रहे हो ध्यान से देखना सब लोग, कैसे हो रहा। पहले हम ए पॉइंट बना लेते हैं। बना लिया ए पॉइंट। सबसे पहला कैपेसिटर को, शकल को ध्यान से देखो, पहला जो कैपेसिटर है वो दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और वो दोनों पॉइंट का नाम क्या है? लेफ्ट साइड में है ए और राइट साइड में है 1। निकुंज समझ में आया? तो एक काम करो, ए पॉइंट हमने बनाया है, एक कैपेसिटर जोड़ो और इसके बगल में कर दो 1। हो गया। दूसरा कैपेसिटर देखो 1 और 2 के बीच में है, दिख रहा है? तो 1 और 2 के बीच में है, तो ये 1 हो गया, ये इधर 2 हो गया। देखो ये 1 है, ये 2 हो गया। हो गया कैपेसिटर दूसरा। क्योंकि सर पहले जैसा ही तो आप खींच रहे हो, नहीं अभी ट्विस्ट है, देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे भैया, तीसरे को देखो ध्यान से। तीसरा वाला जो कैपेसिटर है वो इसके एक साइड पे 2 है, एक साइड पे 1 है। मतलब 1 और 2 के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया। बना दो यार, 1 और 2 के बीच में एक और कैपेसिटर बना दिया। निकुंज समझ में आया? चौथा कैपेसिटर देख के बताओ किसके किसके बीच में है। अरे बोलो भाई। 1 और 2 के बीच में है, फोर्थ वाला, ये वाला। तो अगेन 1 और 2 के बीच में एक और कैपेसिटर बना दो। बना दिया। अच्छा बताओ पांचवा कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? 2 और बी के बीच में है। तो ये है 2 और ये हो गया बी। अब आई थिंक आसान हो गया। तो बताओ भैया आकृति, ये तीनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। बताओ सी 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 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3C। तो एक तरह से हमारे पास कुछ ऐसा बन गया ना, ये हो गया पॉइंट ए, ये एक कैपेसिटर हो गया, इन तीनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लग गया, और ये हो गया बी। देखो तो जरा। तो ये हो गया सी, ये हो गया सी, और बीच वाला कितना हो जाएगा? शुभांग शुभांगी समझ आए? 3C हो गया। निकुंज बताओ, अब ये तीनों कैपेसिटर किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज की पैरेलल? अरे बोलो जल्दी से निकुंज, सीरीज है कि पैरेलल? अब सीरीज है। क्या है फॉर्मूला सीरीज के लिए? 1 बाई, जल्दी बोलो, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सही है? रखो भाई ला करके। 1 बाई C1
क्या है भाई C1 की जगह पे? C प्लस 1/C2 3C प्लस 1/C3 क्या होगा? C। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा 3C, यहां से हो जाएगा 3 + 1 + 3। देखो तो ठीक लिखा है मैंने? कितना आ गया भाई? 7/3C। लेकिन अभी ट्विस्ट है, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, तुम्हें क्या चाहिए? C इक्विवेलेंट। तो क्या आएगा आंसर भाई C इक्विवेलेंट का? 3C/7। अगला क्वेश्चन करना है, देखते हैं कौन करता है। ये एक बड़ा सा कैपेसिटर है ए और बी के बीच में। इसमें ना आधा जो है, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे है और आधे साइड में ना ऐसे डाइलेक्ट्रिक है। समझ में आया? ये वाला है K1 और ये वाला है K2। प्लेट एरिया ए है, डी जो है सेपरेशन है, ये सब कुछ वैसे ही एज इट इज। ये डिस्टेंस है D/2। तुम्हें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। मतलब एक ही कैपेसिटर के आधे में K1 डाला, आधे में K2 डाला है, करना है। और दूसरा लिखो, ए पॉइंट इस बार ऐसे रखा हुआ है, ये है K1 और ये है K2। सब कुछ वही है, सेम चीज है। तुम्हें सी इक्विवेलेंट बताना है। और तीसरा भी एक लिख ही लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये है K1, ये है K2 और ये है K3। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। ये तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कोशिश करो तो देखते हैं कितने लोगों से हो रहा। करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से, इशिका। चलो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, सब लोग ध्यान से देखना। इस पे ना दो पार्ट में हम काट देंगे, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे बना लेते हैं ए और बी में। ठीक है भाई? ये वाला तो ये पहला कैपेसिटर हो गया और ये दूसरा वाला कैपेसिटर हो गया। ठीक है, बताओ ये दोनों हम क्या हो गया, C1 और इसको ना हम मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2। बताओ ये दोनों सीरीज हैं कि पैरेलल है भाई, जल्दी बोलो। तो एक काम करते हैं, पहले C1 और C2 तो लिखो। तो C1 क्या लिखोगे? एरिया वही रहेगा, डिस्टेंस आधी हो जाएगी, तो लिखोगे K1 ε0 A डिवाइडेड बाई D/2। कुछ याद आया सबको? इशिका बेटा समझ में आया C1 कैसे लिखा? C2 क्या लिखोगे? K2 ε0 A डिवाइडेड बाई D/2। देखो तो ठीक है। बताओ यार C1 C2 दोनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा D डिवाइडेड बाई, सॉरी, हाँ, 2 टाइम्स ऑफ K1 ε0 A प्लस D डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ K2 ε0 A। समझ में आया जी?
इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहां पे देखो 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा, और यहाँ पे d हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा k1 प्लस k2। एक बार देख लो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। निकुंज समझ में आया ये बात? तो c इक्विवेलेंट निकालना, 1/c नहीं, c इक्विवेलेंट निकालना, क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a होल डिवाइडेड बाई d इंटू k1 प्लस k2। ये है फाइनल आंसर पहले वाले का। हाँ भाई बच्चा पार्टी, किसी को कोई डाउट यहां तक में? कानवी, इशिका बोलो भाई, ये आंसर आया है? कानवी समझ में आ गया? इशिका, पारी में, शुभांगी, आकृति, तुम्हारा आ गया था आंसर? गुड। अब दूसरे वाले को देखो भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको नीचे लाते हैं। देख लेना ध्यान से, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे ना, कि इसको यहां से दो पार्ट में काट देंगे। हम देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। यहां पे हो गया ए पॉइंट, एक ये कैपेसिटर हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। ये है C1, ये है C2। एक बार देख लो भाई ध्यान से। वैश्विक समझ में आया चीज? बताओ भाई, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज की पैरेलल आकृति, जल्दी बोलो। तो C1 की वैल्यू लिखो, तो जल्दी से बताओ, तो क्या लिखोगे? C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एरिया आधा हो जाएगा बाई डी। देखो तो ठीक है, वैसे ठीक लिखा है मैंने। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d। C2 क्या लिखे भाई? हाँ, K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d। बताओ ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। बताओ इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखे भाई, जल्दी से बोलो। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। क्या है आंसर? ये आ जाएगा सीधे सीधे K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, देखो तो ठीक है। शुभांगी तुम बताओ। वेरी गुड इशिका। शुभांगी सही है ये? सानवी, निकुंज, निकुंज बेटा ये सही है, परफेक्ट। चलो हम थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है। हाँ देखो थर्ड वाला, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? मैंने छोटा बड़ा किया तो दिख रहा है ना? थर्ड वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तुम लोगों ने तुम लोगों ने करा क्या वैसे? बाय द वे K2 और K3 को पैरेलल करके K1 वाला सीरीज कर दिया है, यही किया है आकृति ये। हाँ K1 K2 सीरीज। वेरी गुड पारी में, परफेक्ट। वैश्विक यहीं पे छोटा सा ट्रिकी था, मतलब ट्रिक था। अक्सर सबसे यही गलती होती है, सब लोग ना इन, तभी तो गलत है बेटा ना। ध्यान से सुनो, ये है डाइलेक्ट्रिक, ये भी डाइलेक्ट्रिक है। ये वाला कोई प्लेट नहीं है यार जो आपस में कनेक्टेड है, ये तो डाइलेक्ट्रिक है ना। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, समझ में आई बात? तो जब ये वाली प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड ही नहीं, तो इनको पैरेलल कैसे कर सकते हो? ठीक है,
तो इसका तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसे आधे पर से काट देते हैं और जानते हो ये कुछ इस टाइप से बनता है, ध्यान से देखो ऐसे, देखो ये वाली प्लेट और देखो ध्यान से, ये और ये कनेक्टेड है, प्लेट है सेम, तो कनेक्ट कर दो इनको। ये और ये कनेक्टेड है तो इनको कनेक्ट कर सकते हो, ये और ये नहीं कनेक्टेड है इसलिए इनको बीच में हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्या करा, केवन वाले को हाफ कट किया है, मतलब ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी केवन वाला ही है, ये वाला जो है K2 वाला हो जाएगा, और ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो है ना, ये वाला है K3 वाला है। ये इस टाइप से बनता है, वैश्विक समझ में आया। अब यह है ए और यह है बी, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ट्रिक है कि इस वाले प्लेट को ना हम आधा आधा करके, आधा इसके साथ सीरीज आधा इसके साथ सीरीज फिर पैरेलल करते हैं, ठीक है। हाँ आकृति समझ में आया, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, C3, C4। ध्यान से देखो भाई, ये C1 और C3 बराबर ही होंगे क्योंकि प्लेट आधी आधी है, तो सीधे सीधे इसको लिखना C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया लिखोगे हाफ डिवाइडेड बाई D/2, तो इसका आंसर आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये C1 और C3 हो गया। सिमिलरली बताओ C2 क्या लिखोगे, C2 को लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा आधा डिवाइडेड बाई D/2 भी करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। सिमिलरली C3 हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हाँ C4, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला C4 है। हाँ भाई बच्चा पार्टी लोग बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग तो। कानवी बेटा बताओ, ये सारे स्टेप समझ में आए। अब बताओ इसमें C1 और C2 किस में दिख रहे हैं, बोलो। C1 और C2 किस में दिख रहे हैं, कानवी। और C3 और C4 किस में दिख रहे हैं, और फिर दोनों मिलाकर के किस में हो जाएंगे फाइनली, अच्छा पैरेलल क्या हो जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, C1 और C2 का सीरीज जब लिखोगे ना तो हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और C3 और C4 का जब सीरीज लिखोगे तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। यहां से C डैश और C डबल डैश आ जाएगा, तो फाइनली जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश। वैश्विक बेटा वैश्विक समझ में आया ये चीज, क्या आएगा फाइनल आंसर, जो भी आ जाए, फार्मैन ने बताया था। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा ना। देखो यार कैलकुलेशन मेरे को भी नहीं पता, तुम कर लोगे ना, मैं ये बस कह रहा हूँ, बस गुड। आकृति क्लियर हुआ भाई, चलो एक और क्वेश्चन लिखो तो सब लोग जल्दी से, और इसको सबको करना है, जल्दी से करो तो मैं दे रहा हूँ। और ये ऐसे भी ना स्कूल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखो क्या है इसमें। ये एक कैपेसिटर है, इसमें ना एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना मोटा नहीं है, इतना मोटा नहीं है, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा कम मोटा है। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहां तक पूरा डिस्टेंस तो d है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो है t, और कांस्टेंट है k। a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, चलो कोशिश करो जल्दी से।
ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना उसको चेंज कर सकते हो, मतलब जो सेपरेशन है तुम इधर का कुछ और इधर का कुछ और रख सकते हो, मतलब स्लैब लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एग्जैक्टली मिड में है, हो सकता है मिड से थोड़ा लेफ्ट भी हो थोड़ा राइट भी हो, मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। तुम्हें ये पता करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और याद ना ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है स्कूल के लिए, जो खास करके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं ना, हाँ उसमें आता है, और बोर्ड में ना तुम बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको ना जानना जरूरी है क्योंकि स्कूल में भी मतलब पूछा जा सकता है, और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। चलो एक बार सब लोग देख लो ध्यान से, इसको मान लो एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ ये सही है, अब ठीक है, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे ना इसको हम तीन कैपेसिटर बना लेंगे, देखो ध्यान से कैसे बना रहा हूं मैं, एक, दो, और ये तीसरा हो गया। ये तो स्लैब वाला है, ठीक है। देखो भैया ध्यान से समझो, ये है तुम्हारा C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। बताओ जरा इसमें C1 क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एक्स। इशिका समझ में आए? हाँ C2 क्या लिखेंगे बच्चे, जल्दी बताओ तो सब लोग, C2 क्या लिखोगे? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी। और C3 क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे C3 जल्दी बोलो? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी माइनस एक्स। निकुंज समझ में आया है? ये तीनों सीरीज है कि पैरेलल है? वेरी गुड, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? इसको सॉल्व कर लेना सब लोग, और फाइनली जो इसमें रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो आ जाएगा कुछ इस टाइप से, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है निकुंज ने, इसमें एक्स नहीं आएगा, मतलब ये हो, हाँ एक्स कट जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ निकुंज, कि अगर इस स्लैब को ना थोड़ा लेफ्ट या राइट की ओर भी डिस्प्लेस करा दोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही आती है वैल्यू, मतलब इस स्लैब के पोजीशन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये हो गया कि अगर तुमने स्लैब को सोचा कि पीछे लेफ्ट वाली दीवार से चिपका दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही कैपेसिटेंस आएगा, राइट वाली दीवार से चिपका दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस बाहर निकाल लोगे तो फर्क पड़ेगा, जब तक उसके अंदर लेफ्ट राइट करते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा। वैश्विक समझ में आई ये बात जो मैंने बोला अभी? हाँ तो बस यही चीज है, हाँ बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।